प्यारे बच्चों नमस्कार। कल वाली अपनी वीडियो की सीरीज में आगे हम स्टार्ट करते हैं। और कल हमने क्वेश्चन बैंक में से जो अपना पहला चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, वो जो चैप्टर था उसमें अपन ने क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने डिस्कस किया है। लगभग 1 घंटे 15 मिनट का वो वीडियो था, है ना। तो वो आप सबने देख लिया होगा। अब उस चैप्टर में कुछ एक दो क्वेश्चन और है एक्स्ट्रा जो मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो वो थोड़ा मैं आज आपको थोड़ा करवा देता हूँ इसमें। उसके बाद अपना पहला चैप्टर क्या पूरा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्रश्न में देखो, जो मैंने देखा है ऐसे लिख रखा है बोर्ड पे क्वेश्चन। प्रश्न क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दें तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ना वो कुछ देर बाद में क्या है, वो कलरलेस यानी उसका ग्रीन कलर या अलग कलर हो जाता है। वो उसका कारण क्या है? कारण में क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है इस अभिक्रिया के दौरान। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में हमें क्या लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है। तो एग्जाम में एक लाइन तो अपने ये लिखनी है, क्या लिखनी है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विस्थापन अभिक्रिया होने से फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और फेरस सल्फेट का निर्माण होने से कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। देखो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट का है विलयन, क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, यहाँ लिखा मिलेगा AQS एक्वस, तो अपने को इतना आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दिया कॉपर सल्फेट प्लस लोहा मतलब Fe, ये लोहा है। और इसको अंदर इसको डुबो दिया लोहे की कील को। डुबोने के बाद कुछ देर बाद इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी देखो कैसी होगी, जैसे ये Fe है क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, हटा के खुद जुड़ जाएगा और खुद जुड़ेगा ना क्या बन जाएगा, देखो Fe, यानी कॉपर के स्थान पर Fe आ गया। अब ये आ गया तो क्या बन गया, FeSO4। और कॉपर यहां से हटा ना तो अलग निकल गया। इसका मतलब इस एक ने इस एक को हटा दिया है और ये अलग हो गया जाके। तो इसका मतलब जहां अधिक क्रियाशील तत्व है कम को वहां से हटा दें और उसकी जगह स्थान पर खुद जुड़ जाए, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इस कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, इसको बोलते हैं नीला थोता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नीला थोता बोलते हैं। तो इसका क्या है, नीला रंग है ये। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, नीला रंग का होता है, नीला विलयन है। और आयरन है ब्राउन से कलर का है और ये बना है फेरस सल्फेट का बन गया विलयन। और ये विलयन है ना, ये होता है हरा रंग का, हरा, हरा विलयन है ये, हरे रंग का विलयन है, हरा हो गया। और ये कॉपर है ना, ये बाहर जो कॉपर निकला है ये हल्के भूरे रंग का हो गया, इस तरह से। तो हुआ क्या, लोहा कील से निकला और विलयन में आ गया और विलयन से कॉपर निकल के लोहे यानी छड़ के ऊपर आ गया। इस क्रिया के दौरान देखो नीले विलयन से क्या हो गया, हरा विलयन बन गया। क्या बन गया, हरा विलयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया के दौरान लोहे के द्वारा, लोहे के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है जिससे, जिससे फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होता है, हरा विलयन प्राप्त होता है। अतः, अतः नीले विलयन से, नीले विलयन से हरा विलयन प्राप्त होता है, हरा विलयन प्राप्त होता है। तो हरा हो गया ये।
ठीक है ना। तो ये होता क्या है इस दौरान, अब इसके नाम भी आप लिखना तो लिख लो चाहिए, इसका कॉपर सल्फेट लिख लोगे नाम, इसका लिख लेंगे नीचे फेरस सल्फेट लिख लेंगे। कौन सी अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। और इस विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण, विस्थापन अभिक्रिया, और ये होने के कारण क्या है, इसका रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ये तो आपको ये मेन तो ना एग्जाम में ये रिएक्शन ही है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इतने रिएक्शन लिख दो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेन आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना। तो जो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तब इसका रंग, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, कारण के इसका हमने ये कारण लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा प्रश्न ये, अब देखो सेकंड प्रश्न हमारे पास क्या है, एक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, इनका उदाहरण दीजिए। देखो आपको पूछा गया है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ क्या है और इसके उदाहरण भी लिखो। अब देखो ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना तो उन क्वेश्चनों को आप अगर दो का कंपैरिजन आ जाए या दो की डेफिनेशन परिभाषा आ जाए, एग्जाम्पल लिखना आ जाए, ये आ जाए, तब देखो प्रश्न कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखोगे ना तो आप इन दोनों को आप अलग अलग मत लिखो, अगर अंतर आ जाए तो हमेशा टेबल बना के अंतर दो, दोनों में डिफरेंस आ जाए तो, या दोनों का कंपैरिजन आ जाए या दोनों की परिभाषा आ जाए तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे। यहाँ देखो टेबल बनाना है ऐसे, एक का नाम तो क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना, और एक का नाम क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया, एक का नाम है उष्माशोषी अभिक्रिया, ये दो नाम है, ठीक है ना। और इनके बीच में हम ये एक टेबल बना देंगे, ये ठीक है ना, हमने ऐसे एक टेबल बना दी, दोनों के बीच में लाइन खींच के टेबल बना दी, ठीक है। अब देखो लिखना क्या है, उष्माक्षेपी में, इसका अर्थ आप समझते ही हो, उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं के दौरान उष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलना, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं में क्या उष्मा क्या है, बाहर निकलती हो, उनको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। यानी रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन होने के दौरान जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो, अभिक्रिया जिसमें करवा रहे हो, जिस पात्र में करवा रहे हो, वो पात्र पूरा गर्म हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना कड़ी है, अगर हम कड़ी को पानी में डालें, घड़े में डालें, कड़ी को आपने पानी में डाला, पानी डालते रिएक्शन शुरू हुई और वो घड़े के अंदर हो रही है, तो कड़ी का जल में घुलना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इससे पूरा घड़ा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब पात्र पूरा गर्म हो गया, यानी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकली है, तो उनको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से उष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण करना, कि जब अभिक्रिया होगी ना तो उसको उष्मा की आवश्यकता है, वो उष्मा लेगी। जैसे जल में अगर आप चीनी घोलो ना तो चीनी घुलेगी ना, तब वो जल में जो टेम्परेचर है, ताप है, उस ताप को ले लेती है चीनी, घुलने के लिए उसको उष्मा चाहिए, और जल में चीनी घुलने से जल जो है उसमें से उष्मा निकल जाएगी, यानी वो चीनी ले लेगी, तो उस जल की उष्मा कम हो जाती है, जिससे जल पहले की तुलना में क्या है, ठंडा हो जाता है। ध्यान रखना ये, अगर जल में आप चीनी घोलोगे ना तो जल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब जल में चीनी का घुलना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपी में आप क्या लिखोगे, इस तरह से, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इधर क्या लिखोगे, उष्माशोषी में
तो वहां लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका लिखना उदाहरण आपको उष्मा क्षेपी में, जिसमें उष्मा बाहर निकली, उसका हम लिखे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में क्या करोगे, इस तरह से लिखा ना, कली। कली का मतलब चुनना, CaO, इसको बोलते हैं चुनना। या पीछे इसका हमने नाम लिखा था, इसको बिना बुझा चुनना भी बोलते हैं, चुनना या बिना बुझा चुनना। इसकी किससे क्रिया करवाएं, जल, पानी में डाला इसको, और पानी में डालोगे ना, अब देखो कैसे बनेगा, Ca, अब एक O, दो O और दो H, यानी क्या कर दें, दो OH बना दें, है ना। तो दो OH बना दोगे ऐसे, OH कितने हो गए, दो, प्लस साथ में क्या निकलती है, उष्मा। उष्मा निकल रही है। ये क्या है, चुनने का पानी। क्या ये, चुनने का पानी। और इस क्रिया के दौरान क्या हुआ, इसका वैसे नाम क्या, रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चुनने का पानी। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, उष्मा बाहर निकली है। इसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा शोष्य में क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में के दौरान क्या उष्मा का क्या होता है, अवशोषण उष्मा लेती है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोष्य अभिक्रिया। जैसे उदाहरण लिखना हो, क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो आप, जल में चीनी का घुलना। जल में चीनी का घुलना, ये कौन सी उष्मा शोष्य अभिक्रिया है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस क्रिया करें और क्या बनाए, ऐसे बोल दें NO, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ये क्या है, उष्मा शोष्य अभिक्रिया। ये दूसरा उदाहरण है इसका, दो लिख दिए मैंने यहाँ इसके। जल में चीनी का घुलना सीधा लिख सकते हो आप, ये भी सही है, ये भी उष्मा शोषी है। तो देखते हो ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब बारिश हो, बारिश के दौरान क्या है, विद्युत तड़ित यानी बिजली चमकती है आसमान में, कितनी उसमें उष्मा होती है, लाइट। तो उस उष्मा यानी लाइट से, विद्युत से N2 और O2 क्रिया करेंगे। ऐसे N2 O2 क्रिया नहीं करेंगे, बहुत अधिक ताप और दाब पर करते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर ताप चाहिए, और वो ताप किससे मिलता है, विद्युत तड़ित, यानी जब लाइट चमकेगी जोर से बारिश के दौरान, उसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है, उस उष्मा से N2 और O2 दोनों जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या चाहिए, उष्मा चाहिए इसको। तो यहाँ उष्मा ये ले रही है, और उष्मा ले ले, इसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अगर ये आ जाए ना, सिंगल पर्सन आ जाए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, हम इधर वाला लिख देंगे पार्ट, क्यों कहते हैं उष्मा शोष्य अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, हम इधर वाला पार्ट लिख देंगे। या फिर यूं आ जाए, फिर उष्मा क्षेपी व उष्मा शोष्य अभिक्रिया में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए या दोनों का उदाहरण दीजिए। तो आप हम टेबल बना के और हमें इस तरह से इसका उत्तर लिखना है, ठीक है ना। एक अपना ये क्वेश्चन है, उष्मा क्षेपी व उष्मा शोष्य अभिक्रिया में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी थोड़ा आपको आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा अपना अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगला और अगले में क्या है, इस तरह से देखो, ये है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ना। क्या बोलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया, यानी इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, ये कारण पूछ लिया आपसे। तो दोनों एक दूसरे उल्टी है, कैसे है देखो,
अब देखो संयोजन और वियोजन वैसे बनाएंगे सेम। कैसे बनाएंगे? बीच में वही सेम, बीच में इस तरह से टेबल बनाएंगे एक, है ना, एरो खींच के। टेबल में एक तरफ क्या लिखेंगे? उष्मा, ये सॉरी वियोजन अभिक्रिया। एक तरफ क्या लिखेंगे? वियोजन अभिक्रिया, यूं एक साइड लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया और एक साइड क्या लिखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एक साइड क्या लिखेंगे? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो एक तो है वियोजन अभिक्रिया और एक का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो इनके बारे में लिखना हमें। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया जैसे नाम है, वियोजन का मतलब टूटना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक अकेला क्रियाकारक, कोई एक सिंगल क्रियाकारक टूटे और दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे। मतलब याद रखना ये, एक अकेला क्रियाकारक टूटे और दो या दो से अधिक क्या बना दे? उत्पाद बना दे, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें एक क्रियाकारक, जिनमें एक क्रियाकारक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें एक अकेला क्रियाकार टूटे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, वो तो कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। और इसकी उल्टी है, उल्टी इसकी डेफिनेशन, उल्टी परिभाषा, इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिले और क्या बनाई? एक अकेला उत्पाद। देखो इसमें तो क्या यूं है, देखो ऐसे कि एक अकेला यूं क्रियाकारक टूटा और दो या दो से अधिक ऐसे उत्पाद बन गए, टूट गया दो या दो से अधिक में, वो तो वियोजन है। और संयोजन में क्या होगा? वे अभिक्रिया जिनमें उल्टा हो जाए। उल्टा कैसे? देखो यूं लिख दें इस तरह से कि दो या दो से अधिक, जैसे बी प्लस सी, और इससे क्या बन जाए? उत्पाद बन जाए, एक अकेला उत्पाद बने, सिंगल बने, जुड़ जाए, जुड़ने वाली क्रिया, उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो से अधिक क्रियाकारक, क्रियाकारक आपस में जुड़कर, क्रियाकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या एकल उत्पाद का, एक लिख दो या लिख दो एकल, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसमें एक क्रियाकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने और यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए, एक दूसरे क्या होगी? ये उल्टी होगी। अब देखो इसका एग्जांपल लिखना, उदाहरण, एग्जांपल, उदाहरण में देखो इस तरह से लिख दूं मैं, है ना, एक अकेला क्रियाकारक, जैसे लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट टूटे, ये गर्म का निशान है, ये किसका है? गर्म का निशान, टूटे, तो इसको यूं बना दूं CaO प्लस CO2, ये क्या बन गया?
ये बन गया चुनना। तो देखो एक अकेला क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो बना दिए, यहाँ और भी अधिक हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ बन गया साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड का फॉर्मूला ही, और ये चुनने का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चुनना पत्थर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चुनना पत्थर। टूटे गर्म करेंगे ना तो ऐसे चुनना बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें उल्टा है, अगर आप चाहो ना तो आप इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख सकते हो ऐसे, तब भी गलत नहीं होगा आपका। ऐसे यूं इसमें जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं संयोजन। इस तरह से क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। किस लिखा हमने, देखो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। ये भी क्या है, संयोजन है। देखो CaOH2O जुड़े और एक अकेला बना रही है चुनने का पानी, ये भी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो ये उदाहरण भी लिख सकते हो आप, एक एग्जाम्पल को आप कई जगह काम में ले सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा वियोजन और संयोजन अभिक्रिया। फिर नीचे लाइन में लास्ट में देखो एक लाइन लिखनी है, लास्ट में क्या लिखोगे, अतः इनसे सिद्ध होता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत या उल्टी अभिक्रिया होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना। इतना लिख दें, लिखने के बाद लास्ट में नीचे अलग से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और ऐसे लिख दोगे ना तो अगर ये भी आ जाए ना, संयोजन व वियोजन में क्या अंतर है, तब अंतर भी हो जाएगा, इसे अंतर हो गया। यह संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये संयोजन अभिक्रिया होगी, ये उदाहरण हो गया। ये आ जाए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये वियोजन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। ऐसे अलग अलग प्रश्न बनेंगे बहुत सारे, उनको आप एक से याद कर सकते हो, इससे याद कर लो। इससे 3-4 प्रश्न, संयोजन किसे कहते हैं उदाहरण दो, वियोजन किसे कहते हैं उदाहरण दो, या पर कर सकते हो, या दोनों में अंतर लिखो तो अंतर लिख सकते हो। ऐसे अकेला पूछे तो ये लिख दो, इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में पूछे तो ये लिख दो। दोनों उदाहरण में दोनों का पूछे कि अंतर क्या है तो अंतर लिख दो, या एक दूसरे के विपरीत है ये लिख के लिख दो। अतः ये अभिक्रियाएं वियोजन संयोजन की क्या होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा एक प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है ना। एक और देखो फिर, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो इसको भी आप ऐसे पढ़ा लो, ठीक है ना। बीच में से लाइन खींच के दो पार्ट कर लो यूं, इस तरह से। एक साइड में क्या लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, एक साइड में लिख लो विस्थापन अभिक्रिया, इस तरह से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक दूसरी तरफ है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया दो। विस्थापन अभिक्रिया सिंगल और ये डबल है, बस इतना अंतर है। कैसे, देखो विस्थापन में क्या लिखेंगे, पीछे भी मैंने 2-3 बार बता दिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील एलिमेंट कम क्रियाशील को वहां से हटा दे और खुद वहां जुड़ जाए, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो एक अधिक क्रियाशील तत्व है, कोई ज्यादा क्रिया करने वाला, और वो कम क्रिया वाले को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को हटा दे या विस्थापित कर दे, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो पीछे लिखी हमने एग्जांपल, अभी लिखा है मैंने कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबो दें तो रंग परिवर्तित हो जाता है, क्यों, तो वो अभिक्रिया यहाँ आ जाएगी, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही। तो एक रिएक्शन याद कर लो, हर जगह काम आएगी वो। अब देखो यहाँ लिखना चाहें तो, है ना,
कि कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना। और Fe इसके साथ क्रिया करवाई, क्या किया Fe ने, हटा दिया कॉपर को यहां से, खुद यहां जुड़ जाए, क्या लिखेंगे Fe जुड़ गया इसकी जगह, तो यहाँ Fe और SO4 हो गया, ये FeSO4, ये निकल गया बाहर, इसको बाहर निकाल दो इस तरह से। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कॉपर सल्फेट, लोहा, लोहे ने कॉपर को हटा दिया, खुद जुड़ गया, क्या बन गया, फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, इस तरह से फेरस सल्फेट है, ये बन गया, साथ में कॉपर बाहर निकल गया। इस कॉपर को लोहे ने हटा दिया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में एक दूसरे को हटा दे, एक अगर किसी एक को हटा रहा है, दूसरा, कहने का मतलब है एक आया उसको हटा दिया, उसके जगह खुद बैठ गया, ये जो हटा ये जाके पहले वाले की जगह बैठ जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे को हटा दे, तो इसको लिखने का तरीका एक है। ये अभिक्रियाएं होती है हमेशा जिनमें आयन का आदान प्रदान होता है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयन का आदान प्रदान हो जाए, आयन एक दूसरे में बदल जाए, अलग अलग चले जाए, इधर वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान हो जाए, उनको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे ऐसे, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पीछे आपने उदाहरण लिखा, देखो ऐसे, तो ये थोड़ा एग्जांपल आप ऐसे इस तरह से देखो, ये लिखा होगा Na2SO4 प्लस ऐसे BaCl2, लिखा ना पीछे, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है। और ये देखो आदान प्रदान हो जाए, देखो Na के साथ SO4 जुड़ा हुआ है, Ba के साथ Cl जुड़ा हुआ है, अगले में क्या कर दें, Na के साथ Cl जोड़ दे, SO4 के साथ Ba जोड़ दे, उल्टा हो जाएगा, ये एक दूसरे का क्या आदान प्रदान हो जाएगा। इसका मतलब लिख दें, एक तो Ba, इसका लगा दें SO4, BaSO4 प्लस Na के साथ लगा दें Cl प्लस NaCl। अब कितने, दो ये कितने बन गए, ये भी दो लगा दिए। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और ये क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक हो गया, हमारे घरों में काम में आने वाला ये नमक हो गया। तो देखो ये इसकी जगह जुड़ गया, ऐसे बोल सकते हो, कैसे, ये इसकी जगह जुड़ गया और ये इसकी जगह जुड़ गया, एक दूसरे को हटा दे, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आ जाए ना, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ये रहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ये लिख देना है। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए, दोनों को साइड में लिख दो, बीच में लाइन खींच दो, दोनों का अंतर हो जाएगा, ये अंतर हो गया। और याद रखो हमेशा एग्जाम में अगर दो के बीच अंतर आए ना, हमेशा टेबल बना के दो, बिना टेबल के आप इसको अंतर को न समझाएं, ठीक है ना। तो ये विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक प्रश्न अपना ये अच्छा है, और एक लास्ट में ये एक प्रश्न है ना, छोटा सा आता है शॉर्ट नोट, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ये आ जाए, या विकृत गंधिता क्या है, ये आ जाए, सब ध्यान रखना है। कई बार देखते हो ना आप घरों में, क्या हम कोई चिकनी चीज या तली हुई चीज, जिसको बोलते तेलीय वस्तुएं, तेल में तली हुई, अगर उन चीजों को आप कुछ समय तक रख दें,
जैसे एक दिन पड़ी रही, 2 दिन पड़ी रही, 3 दिन पड़ी रही, उसके बाद उनके अंदर क्या है कि अजीब सी क्या स्मेल आने लगती है, अजीब सी उसमें खुशबू आने लगती है, बदबू खुशबू कुछ बोल दो आप, अजीब से एक स्मेल आने लगती है ना। वो किससे आती है? वो इस विकृत गंधिता। इसका अर्थ क्या हो गया? इसमें क्या लिखोगे कि तेलीय वस्तुओं को लंबे समय तक रखने से ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने से ये खाद्य सामग्री क्या है? खराब हो जाती है, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। अब देखो, इसको लिख देता हूं मैं, 2 मिनट लिख देता हूं, इसको आप उतार लो। क्या लिखेंगे? तेलीय वस्तुओं को, तेलीय, क्योंकि किताब में देखोगे ना थोड़ा आपको हार्ड मिलेगी लैंग्वेज, थोड़ा इसको इजी करके लिखा देता हूं मैं, एग्जाम में ऐसे लिख देना आप, तेलीय वस्तुओं को लंबे समय तक, लंबे समय तक रखने पर, रखने पर ऑक्सीजन यानी O2 की सहायता से, की सहायता से इनका, सहायता से इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे ये खाद्य सामग्री, ये खाद्य सामग्री खराब हो जाती है, या कह दे खाने लायक नहीं रहती है, जिससे यह खाद्य सामग्री खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। ये है विकृत गंधिता, इसमें आपको ये 2 लाइन लिखनी है बस, कुछ नहीं, और ये आता है बहुत बार। विकृत गंधिता है क्या, ये पूछ ले, या विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए, 1 नंबर का या 1.5 नंबर का प्रश्न आता है तो आप 2 लाइन लिख दो, 3 लाइन लिख दो, बस बहुत है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, क्या लिखा है? इस अभिक्रिया में, देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले साल के जो मॉडल पेपर है ना उनमें प्रश्न है, वो अगले साल के बोर्ड एग्जाम में आए हुए, उसका मॉडल का क्वेश्चन है ये, बोर्ड मॉडल का, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा ढंग से देखना। क्या लिखा है? CuO प्लस H2, ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन से क्रिया करवाएं तो बन गया कॉपर प्लस जल बन गया। में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है? क्या है उपचयन? मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीकरण। किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, देखो यूं, CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O बना है ये, है ना। हमें देखना किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन। अब देखो, ये पहले देखो, Cu से क्या बना है? ये CuO से क्या बना है? Cu बना है। इसका मतलब इससे ये बना ना, तो इसका O यहां से हट गया ना, और O का बाहर निकलना क्या होता है? अपचयन, और O का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। यहां देखो, H2 का परिवर्तन किसमें होगा? H2O में हो गया। इसका मतलब यहां तो H2 था और यहाँ H2O हो गया, तो इस H2 के साथ एक O जुड़ गया है, और O का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये क्या है? ऑक्सीकरण। ये क्या है? ये ऑक्सीकरण है। हम क्या उत्तर में क्या लिखेंगे? CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब किस में हो रहा है पूछ ले, तो लिखना है CuO का Cu में अपचयन होता है,
और H2 का H2O में ऑक्सीकरण होता है, ऐसे लिख देंगे। और सीधा पूछ लें किसका हो रहा है, बस सिंगल नाम आ जाए तो CuO का अपचन और H2 का ऑक्सीकरण लिखना, ठीक है ना। तो ये है, थोड़ी रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो ये अपने 4-5 क्वेश्चन और थे, कल मैं करवाना चाह रहा था लेकिन कल थोड़ा टाइम कम था, उस चक्कर में फिर हो नहीं पाए ये, है ना। आज थोड़े देखो हम देख लिए, ये ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखें, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? कारण वही है, लोहा आ जाएगा कॉपर सल्फेट की जगह, कॉपर की जगह विस्थापन अभिक्रिया, तो फिर सल्फेट बन जाएगा। और ये क्या है, कैसा होता है, ये हरे रंग का होता है, हरा रंग हो जाएगा, नीले से क्या हो गया, हरा हो जाएगा, है ना। ये लिखा हमने। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, ये उष्माक्षेपी उष्मा शोष्य अभिक्रिया क्या अर्थ, उदाहरण दीजिए। जिन अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकले, उष्माक्षेपी उष्मा ले, वो उष्मा शोष्य अभिक्रिया, उष्मा का अवशोषण हो। उदाहरण लिखना बस आपको, एग्जाम्पल, जल में, है ना, जल में चूने का घुलना, और ये पीछे भी आया था अपने रिएक्शन में, पिछले वीडियो के अंदर। एक रिएक्शन याद कर लो, जगह जगह काम आएगी। ऐसे उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, जल में चीनी का घुलना है, ना N2 और O2 क्रिया करे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए, ये भी है ना। फिर वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, इसके जस्ट उल्टी है। इसको लिखिए, समझाइए, समीकरण लिखिए, ऐसे आ जाए। वियोजन में एक क्रियाकारक टूटे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए। संयोजन में 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक जुड़े, एक उत्पाद बनाए। एक दूसरे को उल्टा है ये, लास्ट लिख दोगे, एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया, रिएक्शन लिख के, है ना। और फिर विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अंतर लिखो। विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील तत्व है, कम को हटा दे तो विस्थापन, और एक दूसरे को हटा दे, या कह दें आयनों का आदान प्रदान हो जाए, एक दूसरे को हटा दें, तब द्विविस्थापन। एग्जाम्पल लिखने, उदाहरण आपको बस। और फिर विकृत गंधिता क्या है, लंबे समय तक अगर तेलीय वस्तुओं को रख देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, क्यों? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे ये खाने लायक नहीं रहती, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। और लास्ट फिर किसका अपचयन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये थोड़ा पहचान आना चाहिए, याद ये रखो। अगर कहते हैं ना ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, लिख दो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, या कहते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो आज अपने ये 4-5 क्वेश्चन और थे अपने पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में अपने ये 20 एक क्वेश्चन हो गए, लगभग 15-16 कल करवाए थे, 3-4 ये हो गए, 15-20 क्वेश्चन हो गए, लगभग ये सारे क्वेश्चन आ गए अपने जो इस चैप्टर के अंदर मेन सारे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, लेकिन अपने को मेन इतने भी पर्सन कर लोगे ना 20 क्वेश्चन, तो आपके फिर इसमें जितने भी नंबर का चैप्टर है ना, ये उतने आपके आ जाएंगे। इसमें कहा है सर वो, ये, हाँ, अब देखो ये, है ना, इसमें देखो ये वाली, है ना, इसमें तो ये रिएक्शन, ये अपना पहला चैप्टर है ना, ये पहले वाला, इसमें ये हमने 15-16 क्वेश्चन किए ना, और उसके बाद ये 4-5 और कर दिए हमने, ठीक है ना। ये थोड़े से आप करके देखो। अपने अगले वीडियो में ना फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दूसरा अम्ल क्षार और लवण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अम्ल क्षार लवण एग्जाम में पसंद आएंगे बहुत अच्छी तरीके, वो देखने में, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे करेंगे, धन्यवाद।